लैक ओपरॉन, तो पहले इन दोनों टर्म्स को हम लोग तोड़ लेते हैं कि लैक क्या है और ओपरॉन क्या है, और फिर इसके बेसिक पार्ट्स मैं आपको बता देता हूं, जिससे डायग्राम देखते ही आप समझ जाएंगे कि भाई क्या हो रहा है। लैक ओपरॉन, लैक का मतलब क्या है? लैक्टोज। तो जो भी चीज एक पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म खाता है, जिसका आपको मेटाबॉलिज्म स्टडी करना है, उसके नाम पे आप ओपरॉन का नाम भी रख सकते हो। जैसे लैक ओपरॉन है यानी लैक्टोज खाने की बात हो रही है बैक्टीरिया द्वारा। अरेबिनोज ओपरॉन है यानी अरेबिनोज नाम का जो कंपाउंड है वो खाने की बात हो रही है। वेलिन ओपरॉन है यानी वेलिन नाम का अमीनो एसिड खाने की बात हो रही है, राइट। तो लैक यानी लैक्टोज एक शुगर है जो क्या है, एक डाइसैकराइड है। इसको अगर आप तोड़ोगे विद द हेल्प ऑफ एंजाइम लैक्टेज तो आपको क्या मिलेगा? ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज। आपको ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज मिलेंगे लैक्टोज को तोड़ने से। और ओपरॉन क्या होता है? ओपरॉन मतलब आपके मल्टीपल जीन्स जब आपके सिंगल ऑपरेटर प्रमोटर से रेगुलेट हो, इसे ओपरॉन कहा जाता है। यानी सिंगल स्विच और मल्टीपल जीन जो मैंने आपको अभी बताया है, यानी क्या है? व्हेन मल्टीपल जीन्स आर रेगुलेटेड बाय कॉमन प्रमोटर और ऑपरेटर। ठीक है, कैसे? देखो लैक ओपरॉन में क्या होता है? लैक ओपरॉन में ये चीजें होती हैं। आर सोप, आर सोप चीजें होती हैं लैक ओपरॉन के अंदर। एक ट्रिक है। आर का मतलब क्या होता है? आर का मतलब हो गया आपका रिप्रेसर। रिप्रेसर जो किसी काम को रोकने वाला प्रोटीन है उसे रिप्रेसर कहते हैं। एस का मतलब क्या है? एस का मतलब है स्ट्रक्चरल जीन, जो आगे चल के कुछ कुछ बनाएंगे। स्ट्रक्चरल जीन ये तीन प्रकार के होते हैं आपके, जेड वाई और ए। जेड वाई ए। जेड क्या है आपका? क्या बनाएगा? ये बनाएगा आपका बीटा गैलेक्टोसिडेज। बीटा गैलेक्टोसिडेज नाम क्या? बीटा गैलेक्टोसिडेज, यानी ये आपका लैक्टोज को तोड़ेगा ग्लूकोज और गैलेक्टोज में। ये क्या बनाएगा? वाई परमिएज। अगर आपको लैक्टोज खाना है तो लैक्टोज को अंदर लेने के लिए आपको परमिएबिलिटी बढ़ानी होगी मेम्ब्रेन की, तो परमिएज। ए क्या है? ट्रांस एसिटाइलेज। ये हेल्प करता है आपका परमिएज को एंड बीटा गैलेक्टोसिडेज को काम करने के लिए, तो ट्रांस एसिटाइलेज। ठीक है। ओ का मतलब क्या है? ऑपरेटर, ऑपरेटर। और पी का मतलब क्या है? प्रमोटर। कॉमन ऑपरेटर और प्रमोटर मैंने आपको बता दिया था, कॉमन ऑपरेटर और प्रमोटर। अब देखो क्या है भाई? पी फॉर प्रमोटर और पी फॉर मैंने आपको बताया था पॉलीमरेज। तो प्रमोटर पे कौन बाइंड करता है? पॉलीमरेज। तो पॉलीमरेज बाइंड्स हियर, पॉलीमरेज बाइंड्स हियर, है ना। और ऑपरेटर क्या है? इस पे कौन बाइंड करेगा? आपका रिप्रेसर जो है ये बाइंड कर सकता है ऑपरेटर पे, बाइंड्स एट ऑपरेटर। इसको कैसे याद करोगे आप? आरओ से याद कर लो। ये तो याद है भाई, पी फॉर प्रमोटर पी फॉर पॉलीमरेज। आरओ से याद कर लो कि रिप्रेसर का बाइंड करेगा ऑपरेटर पे। ठीक है। अब देखो लैक ओपरॉन का चमत्कार। अब लैक ओपरॉन देखो, समझ लो एक बैक्टीरिया है और उसके बाहर क्या प्रेजेंट है? लैक्टोज प्रेजेंट है ना। या समझ लो एक बैक्टीरिया है उसके बाहर लैक्टोज नहीं प्रेजेंट है ना। तो यहाँ पे जीन का सीक्वेंस क्या है? पीपो जेड वाई ए। यहाँ पे क्या लिखना है? पीपो जेड वाई ए, पी आई पी ओ जेड वाई ए, पी आई पी। एक बार इसको सेंटर पे लिख लेते हैं अच्छे तरीके से, पी आई पी ओ जेड वाई ए, पीपो जेड वाई। ठीक है। अब समझ लो एक सेल है जिसके बाहर लैक्टोज नहीं प्रेजेंट। अगर लैक्टोज नहीं प्रेजेंट तो क्या बीटा गैलेक्टोज बनाना चाहिए? बीटा गैलेक्टोज का काम क्या है? लैक्टोज को तोड़ना। अगर लैक्टोज है ही नहीं सेल के बाहर, लैक्टोज आ ही नहीं का सेल में, तो उसे तोड़ के क्या फायदा? परमिएज का क्या फायदा है? परमिएज लैक्टोज को अंदर लेता है। अगर बाहर लैक्टोज नहीं प्रेजेंट है तो उसको अंदर लेके करोगे क्या? वो है ही नहीं, फालतू में गेट खोलोगे, कोई आएगा ही नहीं। एंड ट्रांस एसिटाइलेज जो इन दोनों को एक्टिवेट करता है भाई, उसकी भी क्या जरूरत है? यानी इन तीनों को बनाने की हमें कोई जरूरत नहीं है। तो ये जो आपका प्रमोटर है, हमने क्या बोला भाई? लैक ओपरॉन। ओपरॉन क्या होता है? जिसमें सिंगल प्रमोटर और ऑपरेटर हो। तो ये प्रमोटर क्या कर रहा है सर? ये प्रमोटर इसके लिए है। ये जो आई है ये क्या बनाता है? इनहिबिटर से मिलता जुलता वर्ड क्या है? रिप्रेसर। तो ये क्या बनाता है? रिप्रेसर प्रोटीन बनाता है। रिप्रेसर मतलब रोकने वाला। तो क्या है? रास्ते का रोड़ा है ना, रास्ते का पत्थर है। ये रिप्रेसर कहां बाइंड करता है? आरओ पढ़ा था हमने अभी, कहां बाइंड करता है? ऑपरेटर पे बाइंड करता है। तो ये ऑपरेटर पे बाइंड कर जाएगा। अब एक गाड़ी है जो यहां से चलनी थी, है ना, यहां पे क्या आएगा? पॉलीमरेज आएगा। तो पॉलीमरेज नाम की गाड़ी यहां से चलनी थी लेकिन रास्ते में पत्थर आ गया, तो क्या ये जेड वाई और ए बन पाएंगे? नहीं बन पाएंगे। यानी अगर लैक्टोज एब्सेंट है तो इनमें से कोई भी प्रोटीन नहीं बनना चाहिए, और नहीं बना, है ना। और ये रिप्रेसर है, नेगेटिव टर्म है, तो इसे क्या कहा जाता है? नेगेटिव रेगुलेशन कहा जाता है। ये जो हमारा लैक ओपरॉन है यूजुअली ऑफ रहता है, ये चीजें नहीं बनती। लेकिन समझो, अब समझो अगर लैक प्रेजेंट है एक बैक्टीरियल सेल के बाहर, समझ लो लैक्टोज प्रेजेंट है, तब क्या हो जाएगा? लैक है ये अगर प्रेजेंट है तो क्या हो जाएगा? पी आई पी ओ जेड वाई ए। समझ लो लैक्टोज प्रेजेंट है तो ये तो यहाँ पर इसको रेगुलेट कर देगा, है ना। और क्या बन जाएगा आपका? आपका यहाँ पर क्या बन जाएगा भैया? रिप्रेसर बन जाएगा। रिप्रेसर तो बनेगा ही बनेगा, रिप्रेसर बन गया यहाँ पे। पर क्या ये रिप्रेसर ऑपरेटर पे बाइंड करेगा? नहीं, ये रिप्रेसर अब ऑपरेटर पे बाइंड नहीं करेगा। क्यों बाइंड नहीं करेगा? क्योंकि लैक्टोज प्रेजेंट है। लैक्टोज क्या करता है? लैक्टोज इस पर्टिकुलर रिप्रेसर को इनहिबिट करता है, तो ये रिप्रेसर यहाँ बाइंड कर ही नहीं पाएगा। तो अल्टीमेटली यहाँ पर जो पॉलीमरेज था ये आगे तक चला जाएगा, रास्ते में कोई पत्थर इस बार नहीं है। तो जेड आपका बीटा गैलेक्टोसिडेज, ये आपका परमिएज, ये आपका ट्रांस एसिटाइलेज बना देगा, जो कि लैक्टोज को तोड़ने के लिए ही काम करेंगे। यानी लैक्टोज खुद इनहिबिट कर रहा है रिप्रेसर को, जिससे उसे तोड़ने वाले एंजाइम बनाए जा सके, तो लैक्टोज को तोड़ने वाले एंजाइम बनेंगे। दिस इज लैक ओपरॉन कांसेप्ट, दिस इज लैक ओपरॉन कांसेप्ट, राइट। और देखो यार यहाँ पे जो आपका रिप्रेसर है ये कंटीन्यूअसली बनता रहता है, बट यहाँ पर बाइंड नहीं कर पा रहा क्योंकि लैक्टोज इसे बाइंड करने नहीं दे रहा है। प्लस ये वाई जो है ना परमिएज, ये थोड़ी बहुत मात्रा में हमेशा बनता रहता है। क्यों? क्योंकि अगर समझ लो लैक्टोज बाहर पड़ा हुआ है बैक्टीरिया के, है ना, तो अगर उसे उस लैक्टोज को अंदर लेना है तो इट बिकम्स रियली इंपॉर्टेंट कि उसको आइडिया हो कि यार परमिएज होगा तभी तो परमिएबिलिटी बढ़ेगी, मेम्ब्रेन की तभी लैक्टोज अंदर आएगा। थोड़ा बहुत परमिएज तो हमेशा ही चाहिए, अदरवाइज दिक्कत हो जाएगी दोस्त। अदरवाइज लैक्टोज बाहर भी पड़ा है तो उसको अंदर कैसे लोगे, है ना। थोड़ा बहुत लैक्टोज तो हमेशा ही चाहिए मेरे दोस्त, इसके बिना काम नहीं चलेगा। अब देखो दुनियादारी में बहुत सारी चीजें होती हैं। ऐसा एक प्रोजेक्ट जो है सन 1990 में स्टार्ट किया गया था और 2003 में कंप्लीट किया गया, जिसका नाम है ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट, है ना। ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट इसलिए स्टार्ट किया गया, ह्यूमन का जीनोम इतना बड़ा है, उसको अगर हम कोड कर पाए तो उससे काफी इंफॉर्मेशन हम लोग निकाल सकते हैं। भाई आपके शरीर में, आपके किसी सेल में कितने जीन्स हैं और उन जीन्स का सीक्वेंस क्या है, आपके जीनोम का सीक्वेंस क्या है, कितने जीन्स जो है एक्सप्रेस करते हैं, कितना परसेंट डीएनए एक्सप्रेस नहीं करता, कितना परसेंट डीएनए आपका रिपीटेटिव है, कितना परसेंट डीएनए आपका यूनिक है, ये सारी चीजें हमें पता करनी थी। तो ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट को स्टार्ट किया गया, जो कि 13 साल का एक मेगा प्रोजेक्ट था। प्लस हर नाइट्रोजनस बेस के सीक्वेंस को पता करने के लिए आपको $3 का भुगतान करता था, इतना महंगा प्रोजेक्ट था। यानी अगर हमारे पास 3.3 × 10⁻⁹ बेसिस है, क्योंकि एक ही स्ट्रैंड को आप काउंट करोगे, दूसरे स्ट्रैंड के बारे में तो आप ऑटोमेटिकली पता लगा ही लोगे। समझ लो मुझे एक स्ट्रैंड पता है ATGC, तो दूसरा मैं पता ही लूंगा ना, पता लगा ही लूंगा TACG, राइट। तो एक ही स्ट्रैंड को हम लोग अगर काउंट करें तो 3.3 × 10⁻⁹ बेसिस को हम लोगों को पता लगाना था कि उनका सीक्वेंस क्या है। एक सीक्वेंस या एक नाइट्रोजनस बेस की कीमत $3 पड़ रही थी हमें इस प्रोजेक्ट में, यानी $9 बिलियन रुपए उस टाइम पे खर्च हो रहे थे। यानी आज के हिसाब से अगर आप देखो तो 80,000 करोड़ रुपए इस पूरे प्रोजेक्ट की कॉस्ट थी। और आपके डीएनए के अंदर, आपके एक सेल के डीएनए के अंदर इतना डेटा है कि अगर आप 1000 पेजेस की एक किताब जो है वो लेंगे और हर पेज पे अगर 1000 अल्फाबेट्स टाइप करेंगे तो 3300 ऐसी किताबें, 3300 ऐसी किताबें होंगी जो कि आप लाइब्रेरी में स्टॉक कर रहे होंगे अपने एक सेल का डेटा पता लगाने के लिए। इतनी ज्यादा आपके अंदर इंफॉर्मेशन भरी हुई है एक सेल के अंदर।
तो यहाँ पर साइंटिस्ट ने सोचा कि क्यों ना जेनेटिक मटेरियल के सीक्वेंस को डिकोड किया जाए और इसको पढ़ा जाए। सो गोल्स क्या थे ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट के कि साइंटिस्ट का कहना था कि हमारे शरीर के अंदर, हमारे सेल के अंदर ना 20 से 25,000 जीन्स हैं, तो इनको हम लोग पता लगाएं कि इतने जीन्स हैं भी या नहीं, और अगर हैं तो ये जीन्स क्या क्या करते हैं। पूरे के पूरे डीएनए की सीक्वेंसिंग करें हम लगभग 3.3 × 10⁻⁹ बेस की, जो कि ह्यूमन का डीएनए बना रहे हैं। जो भी हम सीक्वेंसेस निकाल रहे हैं इसको डेटाबेस की फॉर्मेट में हम लोग स्टोर करें, यानी कि हम लोग उस डेटा को स्टोर कर पाएं और जरूरत पड़ने पे यूज भी कर पाएं, रिट्राइव भी कर पाएं, ये भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। डेटा एनालिसिस के टूल्स हम डेवलप करें। लेट्स से मुझे किसी ह्यूमन के इंसुलिन का डेटा चाहिए तो मैं फटाफट से कंप्यूटर पे टाइप करूंगा इंसुलिन, उसका जीन, उसका प्रोटीन, सब कुछ मेरे पास आ जाएगा, तो इजी डेटा हैंडलिंग भी हमें चाहिए। प्लस ये जो टेक्नोलॉजी हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, ये जो हम लोग चाह रहे हैं कि हम अच्छे तरीके से ह्यूमन जीनोम को डिकोड कर पाएं, इसको हम लोग अलग अलग जगह यूज भी कर पाएं, फार्मा में भी इस्तेमाल कर पाएं, मेडिसिन बनाने के लिए भी इस्तेमाल कर पाएं एंड सो ऑन। प्लस एलसी से रिलेटेड इश्यूज भी हम लोग टारगेट कर पाएं, यानी अगर आपको प्रोजेक्ट चलाते हैं साइंटिफिक, तो उसमें एथिकल इश्यूज भी आ सकते हैं, लीगल भी कोई केस कर सकते हैं, आप पे सोशल इश्यूज भी आ सकते हैं। लोग कह रहे हैं कि नहीं ऐसे किसी के जीनोम को डिकोड करना ठीक नहीं है, आगे आप इसका जो मिसयूज करोगे इंफॉर्मेशन का, दैट इज आल्सो नॉट राइट। आप विजनरी हो, सिर्फ आपको ही पता है कि आप अपने साइंटिफिक प्रोजेक्ट में क्या कर रहे हो, तो एक अलग से टीम बनाई गई जो एलसी नाम के इश्यूज को, यानी एथिकल, लीगल और सोशल इश्यूज को हैंडल करे। यार साइंटिस्ट लोग बोले हमें अपना काम करने दो, जितने भी पीछे के बैठे हैं, जितने भी सारे के सारे इश्यूज हैं वो बनाने के लिए, वो केटर करने के लिए हमारे पास एक टीम है, वो अपना काम करती रहेगी। अब देखो ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट जब हुआ तो इसमें क्या क्या मिला हमें। ह्यूमन जीनोम जो है इसमें 3164 मिलियन बेस पेयर है, यानी लगभग 3.1 बिलियन बेस पेयर है, जो हम 3.3 बोलते हैं वो एक्चुअल में 3.16 निकले, है ना। एक एवरेज जीन का साइज जो है वो 3000 बेसिस है, लेकिन ये बहुत बड़ा भी हो सकता है। जैसे आपका डायस्ट्रोफिन जीन जो है इसमें 24 लाख बेसिस है, इतना बड़ा एक जीन है। टोटल नंबर ऑफ जीन जो हम 20 से 25,000 मान के चल रहे थे वो आपके 30,000 के आसपास है। काफी साइंटिस्ट का कहना था कि 80,000 से 1.5 लाख आपके जीन्स हैं, पर 30,000 के आसपास ही मिले, राइट। 99.9% जो आपका जीनोम है वो मुझसे मिलता जुलता है, सारे ह्यूमंस का 99.9% जीनोम सेम है, 0.1% की वजह से इतने डिफरेंसेस आते हैं, राइट। लगभग 50% ऐसे जीन हैं जिनका फंक्शन हमें आज तक नहीं पता। सिर्फ 2% ऐसा हमारा डीएनए है जो प्रोटीन बनाता है, उनके लिए कोड करता है। 98% को हम लोग जंक डीएनए कहते हैं, जो कि रिपीटेटिव डीएनए होता है, जो कि लार्जेस्ट प्रोपोर्शन में पाया जाता है। तो रिपीटेटिव डीएनए काफी सारे हैं, जो कि आपका कहा जाता है कि आपके क्रोमोसोम के स्ट्रक्चर को बनाने के लिए, उसकी स्टेबिलिटी को बरकरार रखने के लिए इंपॉर्टेंट है। अदरवाइज 2% ही आपका कोड करता है, राइट। क्रोमोसोम नंबर 1 जो है इसमें आपके सबसे ज्यादा नंबर ऑफ जीन्स है, लगभग 3000 के आसपास, और Y जो है ह्यूमंस का, मेल्स का, इसमें सिर्फ 231 आपके जीन्स मौजूद हैं, सबसे कम, ठीक है। और साइंटिस्ट ने 1.4 मिलियन यानी 14 लाख ऐसी पोजीशंस आइडेंटिफाई करी जहां पर सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म है, यानी अगर आपकी बॉडी में 14 लाख ऐसे छोटे-छोटे सीक्वेंसिंग है, ACG 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 14 लाख बार रिपीट हो रहा है, तो मेरे में हो सकता है वो ACC 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 ये 14 लाख बार रिपीट हो रहा है, राइट। तो ये ह्यूमन जीनोम सीक्वेंसिंग के बारे में छोटी सी इंफॉर्मेशन है। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप एनसीईआरटी पर खुद पढ़ें, क्योंकि थ्योरेटिकल चैप्टर है, थ्योरेटिकल पॉइंटर्स हैं। आप अगर खुद पढ़ेंगे तो आप लोगों के लिए ज्यादा बेहतर रहेगा, है ना। कुछ समझ में नहीं आएगा तो आई मेक अ सेपरेट वीडियो फॉर ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट, कोई इसमें दिक्कत नहीं, उसको और इंटरेस्टिंग बनाकर, यानी कि क्रेग वेंटर साहब की जो स्टोरी है वो इसमें ऐड करके मैं आपको क्रेग वेंटर साहब के बारे में कुछ बताता हूं। ये जो ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट है 13 साल चलने वाला एक मेगा प्रोजेक्ट था, जिसमें कम से कम $10 बिलियन की इन्फ्यूजन हो रही थी। इतने बड़े प्रोजेक्ट को एक इंडस्ट्रियलिस्ट था, एक बिजनेसमैन था, जिसने बोला कि मैं पूरी सरकार से पहले अकेला ही कर दूंगा। एक तरफ यूएस गवर्नमेंट, काफी सारे देशों का सपोर्ट, हेवी फंड्स, हेफ्टी साइंटिफिक इन्वेस्टमेंट्स, अ लॉट ऑफ साइंटिस्ट्स वर वर्किंग डे एंड नाइट टू मेक दिस प्रोजेक्ट सक्सेसफुल, और दूसरी तरफ अकेला पागल आदमी क्रेग वेंटर। वो इतना ज्यादा एंथुसियास्ट था कि उसको ऐसा लगता था कि उसने जो सोचा वो तो उसे करना ही है। उसने जो एक ठान ली वो उसने ठान ली, और अल्टीमेटली वो इस प्रोजेक्ट पर अकेला लग भी गया, और काफी हद तक उसने इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट भी कर लिया था। कुछ लोगों में ऐसी ज़ील होती है, कुछ लोगों में लड़ने की इतनी ताकत होती है, इतनी भूख होती है कि उन लोगों को कोई नहीं रोक पाता, इनफैक्ट वो खुद भी नहीं। मैं आपको पर्सनली रिकमेंड करूंगा कि आप क्रेग वेंटर साहब के बारे में जाकर एक बार विकिपीडिया पे जरूर पढ़ें, सो दैट आपको ऐसे पागल लोगों की, जुनूनी लोगों की कहानियां इंस्पायर कर सकें, एंड आप अल्टीमेटली काफी अच्छी चीजों से सीख सको। पागलपना, डेडिकेशन, परसिवरेंस, परसिस्टेंस, ग्रिट, ज़ील, ये अच्छी चीजें हैं। अंटिल अनलेस लालच में ना बदल जाए, एंड अंटिल अनलेस आप किसी और का नुकसान नहीं कर रहे इन सब चीजों के चलते, ये सारी चीजें बहुत अच्छी हैं, राइट। इन सब चीजों को अपनाओ और लेके चलो। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, यार ये भी एक बार पढ़ लेना, है ना, बहुत ज्यादा बड़ा टॉपिक नहीं है। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग इज क्वाइट इजी। यहाँ पर आप क्या करते हो, यहाँ पर मौका वारदात पर आपको जो सैंपल मिलता है उसकी आप डीएनए सीक्वेंसिंग करते हो और उसको मिलाते हो अपने सस्पेक्ट्स के साथ। यानी लेट्स से रामू और शामू जो है उन पर कत्ल का इल्जाम है, और दोनों ने कह दिया हम तो थे ही नहीं मौका वारदात के ऊपर। उन्होंने कहा हम तो पंजिम में थे, है ना, बाबा जी का हमने सत्संग सुना, उसके बाद पाव भाजी खाई, उसके बाद हम लोग घर आ गए। 2 दिन मौका वारदात पर हम लोग बिल्कुल नहीं थे। तो पुलिस ने सोचा अच्छा रामू शामू दोनों वहां पर नहीं थे, लेकिन मौका वारदात पे एक खून का धब्बा मिला है, अगर 5 मिनट मौका वारदात पे से एक खून का धब्बा मिला है, अगर रामू शामू में से किसी का निकला, इसका मतलब वही कातिल है, झूठ बोल रहा है, राइट। तो पुलिस ने चेक करा, पुलिस ने देखा अरे रामू का खून है ना, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग से पता लगाया कि खून का जो सैंपल था उससे एक ऐसे बनाया, और आपका रामू शामू के जो ब्लड सैंपल थे उनसे एक ऐसे बनाया। रामू पकड़ा गया, रामू की हुई धुलाई, रामू की पाव भाजी जो उसने खाई थी वो बचाई फिर पुलिस वालों ने, है ना। शामू को छोड़ दिया गया क्योंकि शामू के मौका वारदात पर होने के कोई पुख्ता सबूत नहीं मिले। इसी तरीके से पैटर्निटी डिस्प्यूट है वो भी सॉल्व किए जा सकते हैं, है ना। जैसे पिक्चरें होती है ना, फिल्में होती है, उन्हें पता लगता है कि एक गरीब आदमी है, एक गरीब आदमी बहुत संघर्ष कर रहा है, पत्थर तोड़ रहा है, हथौड़ी मार मार के मजदूरी कर रहा है, और अंत में उसे पता लगता है जब वो जवान हो जाता है तो उसे पता लगता है कि उसका बाप एक बहुत बड़ा करोड़पति है ना। कैसे पता लगता है, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग से, राइट। सो दिस टेक्निक इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, वेरी इंटरेस्टिंग टू रीड आल्सो। अभी इस स्टूडियो में एक और क्लास है, तो मैं आप सब लोगों से माफी चाहूंगा, हालांकि मैंने आपका ऑलरेडी बहुत टाइम ले लिया है, अराउंड 4 घंटे मैंने आपके ले लिया है, बट स्टिल मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट विच इज थ्योरेटिकल, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग विच इज मोर ऑफ प्रैक्टिकल, इसको आप एक बार जरूर पढ़ें, और कुछ समझ में ना आए तो कहीं भी मुझे पिंग कर दीजिएगा, आई एम अवेलेबल एवरीवेयर। और अब मैं भयानक एक्टिव हूं यार सोशल मीडिया के ऊपर भी, जहां भी आपको मन करे वहां पे आप सवाल पूछ सकते हैं, है ना। अगर आप आसपास है तो मुलाकात कर सकते हैं, जब भी आपको लगे, आई एम ऑलवेज देयर फॉर यू। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद मी, थैंक यू सो मच फॉर इमेंस सपोर्ट, एंड आई होप दिस सपोर्ट विल बी देयर ऑलवेज। मजा आ गया चलो यार, बहुत बढ़िया।